Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. The wedding season is on, and that's why today's video is dedicated to all of you pretty brides to be who are going to get married very soon. First of all, lots of congratulations from my side. Also, I wish you all the happiness in the world. मैं काफ़ी अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ इस फीलिंग से. कुछ साल पहले जब मेरी खुद की शादी हुई थी, I was going through this whole mixed bag of emotions. थोड़ा हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट भी था, थोड़ा डर था, नर्वसनेस थी, सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाता है. इट डजंट मैटर चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, यू गो थ्रू, अ गर्ल गोज थ्रू ऑल दिस इमोशन. एंड साथ में एक बैक ऑफ द माइंड थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि उस दिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उस दिन मुझे कोई पिंपल ना आ जाए, आई हैव टू आउटशाइन दैट डे. इस बात का प्रेशर बहुत लड़कियां लेती हैं, बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स की भी शादियां हुई हैं, रिश्तेदारियों में बहुत लोगों की शादियां हुई हैं. आप कितना भी प्लान कर लो, सब कुछ आपके प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो पाता. थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड समटाइम्स. आप अपने कॉस्ट्यूम, अपना मेकअप सब प्लान करते हो, आप पूरी शादी के बाकी इवेंट्स भी अच्छे से प्लान करते हो, चाहते हो कि सब परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए. उस सब स्ट्रेस के चलते क्या होता है, आप कोई भी ट्रीटमेंट्स करा रही हैं, उसका ग्लो आपके फेस पे नहीं आ पाता, क्योंकि एट द बैक ऑफ योर हेड यू आर कॉन्स्टेंटली टेंस्ड एंड स्लीप डिप्राइव्ड ऑल द टाइम. ऑल्सो हम एक्सटर्नल स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इंटरनल पे नहीं देते. आपका फूड, न्यूट्रिशन, सब कुछ एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है टू मेक श्योर कि उस दिन आप ग्लो करेंगे कि नहीं. सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ मंथ बाय मंथ डेडलाइन बेस्ड AM and PM routine along with some good suggestions from my side related to food, the supplements, the exercise, the lifestyle. Also, I'll tell you a little bit about the in-clinic treatments you can go for at this period of time. Now, I'm assuming that most of you have average or good quality skin, just that sometimes you have this occasional acne और थोड़ा बहुत pigmentation है, dark spots है, थोड़ी dullness है, थोड़ा texture का problem है, radiance नहीं है skin में. अगर उस तरह के generic issues हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत help होगी. बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, या फिर आपको कोई स्किन कंडीशन है, आपको रोजेशिया है, सिस्टिक एक्ने है, या फिर आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए हुए हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपके साथ है, तो प्लीज़ आप एक एक्सपीरियंस डर्मैट को कंसल्ट करें या फिर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कंसल्ट करें बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिव्स एंड बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स. बट फॉर रेस्ट ऑफ यू ऑल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन टूडेज वीडियो एंड एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू रेकमेंड टू यू इज ऑल्सो कंप्लीटली सेफ. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम वो कौन सी 5 चीजें हैं जिनको स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे. सबसे पहले बैरियर रिपेयर. अगर आपका बैरियर खराब हो गया है तो पहले उसको फिक्स करेंगे, नहीं तो कोई प्रोडक्ट्स का फायदा नहीं होगा. नंबर 2 इज इन्फ्लेमेशन कंट्रोल. अगर सेंसिटाइज स्किन है तो उसको काम डाउन करना है पहले. नंबर 3 इज योर एक्ने को ट्रीट करना है. नंबर 4 इज योर टारगेटेड करेक्शन फॉर पिगमेंटेशन. अगर आपको डार्क स्पॉट्स, मेलास्मा, इस तरह की दिक्कत है तो उसको एड्रेस करेंगे. एंड नंबर 5 इज गोइंग टू बी टेक्सचर एंड ओवरऑल रेडियंस. Now, how will a typical month by month plan look for you? आपका जो पूरा रूटीन है उसको हम 3 फेजेस में करेंगे. सबसे पहला फेज आएगा रिपेयर एंड स्टेबलाइज, जहां पे स्किन को काम डाउन करना है, रिपेयर करना है और नेक्स्ट स्टेप्स के लिए रेडी करना है. फेज 2 होगा हमारा सबसे लंबा टाइम टेकिंग फेज विच इज टारगेटेड करेक्शन. यहाँ पे हम मेजर स्किन कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे, जो कि है हमारा एक्ने और जो है हमारी पिगमेंटेशन, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम जाएगा. नंबर 3 फेज इज गोइंग टू बी मेंटेनेंस एंड ग्लो. यानी एक बार स्किन स्टेबलाइज हो गई, सारे कंसर्न्स एड्रेस हो गए, अब उसको फर्दर ग्लो कैसे देना है, उसको और रेडिएंट कैसे बनाना है. तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव इन हैंड, दैट विल डिसाइड कि आपको कितना टाइम किस फेज को देना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी शादी हो रही है फेब में, तो अभी आपके पास पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी बचा है, तब आप इक्वली टाइम भी डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन अगर शादी दिसंबर में हो रही है, आपके पास 2 ही महीने हैं विच इज 8 वीक्स, तो फेज 1 को आप देंगे 2 वीक्स, फेज 2 को आप देंगे 6 वीक्स द लॉन्गेस्ट, एंड फेज 3 को आप देंगे अनदर 2 वीक्स. तो फेज 1 and 3 विल टेक लेसर टाइम, फेज बी और फेज 2 विल टेक द मैक्सिमम टाइम. और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे जिनकी शादी इसी महीने हो रही है या 1 महीने बाद हो रही है और जिनके पास इतना टाइम नहीं है, उन्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. प्लीज कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इफ इट इज ऑलरेडी वर्किंग फॉर यू. मैं आपको कुछ ऐसे सेफ क्लिनिक ट्रीटमेंट्स बताऊंगी जो कम टाइम में आपको सेफ तरीके से रिजल्ट्स डिलीवर करके दे सके. लेट्स स्टार्ट विद फेज नंबर 1 विच इज रिपेयर एंड स्टेबलाइज. इस टाइम पे 3 बातों का ध्यान रखें. सबसे पहले, स्टॉप डूइंग एनी काइंड ऑफ अग्रेसिव ट्रीटमेंट्स ऑन योर स्किन.
Number 2 is stop using any harsh exfoliators, and number 3, stop using any high percentage actives, retinol or any other kind of actives for that matter. अब इस स्टेज में हमारा AM PM रूटीन कैसा दिखेगा? AM रूटीन में आपको ये करना है, स्टार्ट योर डे विद अ जेंटल मॉर्निंग क्लेंजर विच इज pH बैलेंस्ड और जो बिल्कुल हार्श नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप या तो कोई हाइड्रेटिंग टोनर लगा लें अगर लगाना चाहते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली अपने सेरेमाइड्स वाले मॉइस्चराइजर को भी मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बीच में कोई सेरम भी इंटीग्रेट करें, द ओनली सेफेस्ट चॉइस यू हैव एट द टाइम इज ओनली आइदर 5% नाइसिनामाइड सेरम और 5% विटामिन सी सेरम, उसके अलावा कुछ नहीं। नाउ मेरा सजेशन यहाँ पे ये होगा कि अगर आपको मॉर्निंग में कोई सेरम यूज करना ही है, इट्स बेस्ट टू स्टिक विद अ गुड एंटीऑक्सीडेंट सेरम, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलीज भी करेगा, डार्क स्पॉट्स पे भी थोड़ा काम करेगा और स्किन को एक टाइटनेस और ब्राइटनेस भी देता है। तो विटामिन सी में आपको 10% या 15 तक नहीं जाना है, दैट माइट ब्रेक यू आउट। द सेफेस्ट वुड बी इज 5% का नाइसिनामाइड सेरम और 5% का विटामिन सी सेरम। अगला जो आपके पास एंटीऑक्सीडेंट सेरम का अच्छा चॉइस है इज विटामिन ई, क्योंकि कई लोगों को विटामिन सी या तो सूट नहीं करता है या बहुत ड्राइंग लगता है, और अभी जैसे सर्दियां भी आ रही हैं तो विटामिन ई भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। सो इन अ नटशेल मॉर्निंग में आपको यूज करना है 5% का विटामिन सी या फिर विटामिन ई सेरम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा एक सेरेमाइड लोडेड मॉइस्चराइजर, वो लगाना है। एंड नंबर 4 इज योर SPF। ऑफ कोर्स ये इग्नोर ना करें, चाहे आप घर में रहते हैं बाहर जाते हैं, डजंट मैटर, सनस्क्रीन आप हर दिन जरूर लगाएं। नंबर 5, आपको गट फ्रेंडली खाना खाना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाने हैं, बहुत सारे फ्लूइड्स और फ्रूट्स जिससे कि फाइबर भी हो ताकि डाइजेशन इंप्रूव हो, उसका भी स्किन पे असर पड़ता है। तो जो आप खाते हैं उसका भी स्किन पे असर पड़ता है, तो उन बातों का ध्यान रखें। PM की अगर हम बात करें, आप वही सुबह वाला क्लेंजर यूज कर सकते हैं, बट सबसे पहला स्टेप जो आपको अगर अभी तक भी नहीं करते थे तो अब करना है इज टू इंक्लूड डबल क्लेंजिंग इन योर PM रूटीन। आपको पहले ऑयल क्लेंजर से फेस वॉश करना है, उसके बाद वाटर बेस्ड क्लेंजर से। अब ये मत सोचेगा क्योंकि मैं तो मेकअप नहीं लगाती या तो मैं घर से वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मैं तो बाहर ही नहीं जाती हूँ, तो फिर मुझे इसकी क्या जरूरत। चाहे आप मेकअप लगाएं या ना लगाएं, सनस्क्रीन भी आप लगाएं या ना लगाएं, कुछ भी, अगर आप सुबह घर में थे बाहर थे, डज नॉट मैटर, रात को आप डबल क्लेंजिंग जरूर कीजिए। आप खुद 15 दिन करके देखिए और आपको अपनी स्किन के टेक्सचर में बहुत फर्क नोटिस होगा। तो पहले आप ऑयल क्लेंजर लगाएंगे, फिर वाटर बेस्ड क्लेंजर लगाएंगे, उसके बाद जब रात को सेरम की बारी आएगी आप डायरेक्टली मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर सेरम लगाना ही चाहते हैं तो इस फेज में आप सिर्फ या तो रात को भी नाइसिनामाइड लगाएंगे या फिर आप एक अच्छा मल्टीपेप्टाइड सेरम लगा सकते हैं, और यू कैन ऑल्टरनेट बिटवीन द टू, एक रात नाइसिनामाइड, अगले दिन मल्टीपेप्टाइड सेरम, एंड देन अगेन रिपीट द होल साइकिल। लेकिन दोनों ही केसेस में AM और PM में जो परसेंटेज है इस एक्टिव की, वेदर यू हैव चोजन नाइसिनामाइड और विटामिन सी, शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 5 to 7%। तो अपना सेरम लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा टू गो इन विद अ गुड ओक्लूसिव एंड सेरेमाइड्स थिक मॉइस्चराइजर, वो लगाइए और सो जाइए। अगर आप अंडर आई क्रीम्स लगाते हैं तो आप कैफीन वाली लगा सकते हैं, क्योंकि उससे थोड़ी डीपफिंग भी होगी, तो वो आप लगा सकते हैं, बट वो आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप क्रीम्स भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे कि कौन सी आई क्रीम सही है, क्या लगाऊं नहीं लगाऊं, एक चीज जो आपको एक बहुत ही अंडररेटेड वे में हेल्प करेगी इज टू स्लीप 8 to 9 hours एवरी डे। अगर इतना पॉसिबल नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट 7 hours मिनिमम कोशिश करें, 7 साढ़े 7 घंटे आप जरूर सोएं, और कर सके तो 8 से 9 घंटे सोएं, उससे बेहतर कुछ नहीं है, उससे बेहतर दुनिया में कोई आई क्रीम नहीं बनी है। सो प्लीज स्लीप वेल। नाउ कम्स फेज 2 विच इज गोइंग टू बी आवर टारगेटेड करेक्शन फेज, जहां पे सबसे ज्यादा टाइम आपको देना है। आपके 2 मेन कंसर्न्स हैं यहाँ पर, एक्ने और दूसरा है पिगमेंटेशन। तो एक ही तीर से, जिसको कहते हैं 2 शिकार, आप एक ही चीज अगर इस टाइम पे जो स्टार्ट कर सकें वुड बी अ लो परसेंटेज ऑफ रेटिनॉल, ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड और ट्रेटिनॉइन। इन तीनों में से कोई एक आपको लगाना स्टार्ट करना है, हफ्ते में सिर्फ 2 बार, वो भी बहुत लो परसेंटेज से, हफ्ते में सिर्फ 2 बार। नेक्स्ट वीक में आपको इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के हफ्ते में 3 कर देनी है, दैट्स इट। 3 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू हाउ यू गोइंग टू मेक अ सिलेक्शन फॉर योरसेल्फ। इफ यू आर समबडी हु इज अ बिगिनर और हु हैज एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन, तो आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन है इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल लगाइए, जिसकी कॉम्पोजिशन 0.1% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 0.1% तक की स्ट्रेंथ का आप रेटिनॉल लगाइए, या फिर उससे भी सेफ होना चाहते हैं तो 2% का ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड लगाइए, जो मिनिमलिस्ट में भी आता है और ऑर्डिनरी में भी आता है। ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड सबसे ज्यादा जेंटल, इफेक्टिव, सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली और सबसे सेफ होता है। नाउ इफ यू आर समबडी हु स्किन इज यूज्ड टू रेटिनॉल, इट्स नॉट दैट यू हैव नेवर यूज्ड इट
इट बिफोर, या इट्स नॉट दैट यू हैव नेवर यूज्ड एनी अदर एक्टिव्स बिफोर, अगर आपको लगता है आपकी स्किन यूज्ड टू है ऑलरेडी एक्टिव से, रेटिनॉल से, तो आप 0.3% तक के कॉम्पोजिशन का रेटिनॉल भी यूज कर सकते हैं। गोइंग वन लेवल हायर ना, अगर आप एक एडवांस्ड यूजर हैं कि आप पहले रेटिनॉल भी अच्छी तरह से यूज कर चुके हैं, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप 0.5% तक की स्ट्रेंथ का रेटिनॉल यूज कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन होगा ऑर्डिनरी वाला जो स्कोलिन के बेस में आता है, वो काफी अच्छा है, वो आप यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू, अगर आप रेटिनॉल यूज कर रहे हैं या ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड यूज कर रहे हैं और सॉर्टेड, इन केस यू आर समवन हु लाइक्स टू यूज ट्रेटिनॉइन, या फिर आपने पहले ट्रेटिनॉइन वगैरह लगाया हुआ है एंड यू वांट टू रिकंटिन्यू दैट, तो ट्रेटिनॉइन में आपके लिए जो सेफ परसेंटेज होगी विल बी 0.025 से लेके 0.05 तक। इस रेंज को एक्सीड नहीं करना है, दैट टू ओनली हफ्ते में 2 बार। एक डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ कि आप ट्रेटिनॉइन तभी यूज करिए अगर आपने पहले यूज करी हुई है तो, या आप कंफर्टेबल हैं तो, या अगर आप रेटिनॉल बहुत टाइम से यूज कर रहे थे और अब अपग्रेड करना चाहते हैं, या फिर मोस्ट स्पेशली अगर आप ऑलरेडी किसी प्रेस्क्राइब मेडिसिन पे नहीं चल रहे हैं तो। अदरवाइज अगर आपको इन सब झंझटों में पड़ना ही नहीं है तो सेफ ये होगा कि आप ट्रेटिनॉइन स्किप करके ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड या रेटिनॉल भी यूज कर सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपकी स्किन का जो सेल टर्नओवर साइकिल है वो फास्ट होता है, उससे आपको जितनी भी PIH यानी कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन है वो जल्दी फेड होती है। इससे आपका एक्ने, मेलाज्मा, एजिंग कंसर्न सब कुछ एक साथ टारगेट होता है, तो आपको मल्टीपल चीजें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड देन इसके बाद आपको लगा लेना है एक अच्छा सा सेरेमाइड्स लोडेड मॉइस्चराइजर। दूसरी चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन का प्रॉब्लम है तो फिर आप हफ्ते में 3 बार सैलिसिलिक एसिड यानी कि 2% का कोई BHA सोल्यूशन लगा सकते हैं। आप 3 से ज्यादा बार आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी रेटिनॉल वगैरह साथ में यूज कर रहे हैं, फिर वो ओवर ड्राइंग हो जाएगी। तो हफ्ते में 3 बार आप 2% का सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हैं, प्लस हफ्ते में 1 बार आप 10% तक का लैक्टिक एसिड पील भी कर सकते हैं। टू कीप इट सिंपल फॉर यू, मार्केट में जितने भी ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स के एक्सफोलिएटर्स आते हैं, आप अक्सर देखेंगे 10 से 15% के बीच उनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, वेदर इट इज इन हाइफन और डर्माको और मिनिमलिस्ट। सारे अच्छे ब्रांड्स में आपको 10 to 15% तक के AHAs जो पील्स होते हैं वो मिल जाते हैं, सेफ होते हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होती। हफ्ते में आप 1 बार उनको लगाइए, उससे आपकी स्किन डिटेक्चराइज होने में भी हेल्प होगी और एक्ने फॉर्मेशन जो आपकी ज्यादा होगी उसकी टेंडेंसी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ यू आर समवन हु हैज बीन यूजिंग अल्फा बिटिन और विटामिन C एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू फील लाइक मेरा वो लेवल आ गया, इससे ऊपर मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे और बेहतर रिजल्ट्स चाहिए, तो आप क्लिनिक में जाकर भी किसी एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ग्लाइकोलिक एसिड पील्स ले सकते हैं। वो क्या करते हैं, आपको हर 15 दिन में एक सेशन देते हैं, कुछ मिनट्स का होता है, थोड़ी सी हाई कॉन्सेंट्रेशन में ग्लाइकोलिक एसिड यूज करते हैं, इसीलिए वो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स में उतनी लिमिट अलाउ नहीं होती है और आपको कभी कोई बोलेगा भी नहीं कराने के लिए, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ टू हैंडल दैट। वो सिर्फ एक डर्मैट ही आपको जो क्लिनिक में वो एस्थेटिशियंस मिलता है जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशंस है, डिप्लोमाज है, उन्हीं की केयर के अंडर वो कराया जाता है। थोड़ी हाई स्ट्रेंथ का ग्लाइकोलिक एसिड पील होता है जो आपको वो कुछ देर के लिए देंगे, जिससे हल्की हल्की स्किन आपकी स्टिंग करती है, लेकिन ऐसे 2-3 सेशन कराने से आपको जल्दी फास्टर रिजल्ट्स मिलते हैं, इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। होता क्या है बेसिकली कि ग्लाइकोलिक एसिड से आपकी जो यहाँ पे हमारी जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ डेड सेल्स है वो जल्दी निकलती है, तो उससे एक फ्रेश ब्राइट कंप्लेक्शन बाहर आता है। वो या तो आपको सुपरफिशियल केमिकल पीलिंग रेकमेंड करेंगे या माइक्रो नीडलिंग भी कर सकते हैं, जो उनको ठीक लगेगा कि आप पे जो सूट करता है आपको रेकमेंड करेंगे और उस हिसाब से वो प्रोसीड करेंगे। दोनों ही केसेस में आपको एक जेंटल रीसर्फेसिंग हो जाती है फेस की, जिससे कि पिगमेंटेशन से भी जल्दी से आपको राहत मिलेगी और एक डिटेक्चराइज भी हो जाता है कॉम्प्लेक्शन। बट मैं बार बार कह रही हूँ, किसी भी ऐसे गली में जाके किसी गली नुक्कड़ के पार्लर से नहीं कराना है, एक प्रॉपर डर्मैट को कंसल्ट करके जो एक्सपीरियंस्ड हो उन्हीं के क्लिनिक में जाके आपको ये सेशन कराना है। बात करें अगर आपके AM और PM रूटीन की, जो इस फेज में आपका होगा, दैट विल बी प्रीटी सिमिलर टू द फेज 1 रूटीन ओनली। सिर्फ आप इस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि जो आप ऑलरेडी एक्टिव्स यूज कर रहे थे उनकी परसेंटेज को आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। पहले स्टेज में हम जो भी नाइसिनामाइड या विटामिन C यूज कर रहे थे सिर्फ 5% का यूज कर रहे थे, अब आप उसको बढ़ा के 10% कर सकते हो, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और रात में आप ऑलरेडी 3 बार रेटिनॉल वगैरह लगा ही रहे हो, तो ओवरऑल जो है आपको इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू द थर्ड एंड द लास्ट फेज विच इज मेंटेनेंस एंड ग्लो। तो एक बार आपकी स्किन स्टेबलाइज हो गई तो इस टाइम पे आप फर्दर स्टेप्स ऐड करेंगे उसको एक ग्लो देने के लिए, प्लम्पनेस और बाउंस देने के लिए, हाइड्रेशन देने के लिए। तो इस टाइम पे सबसे पहली बात ये कि जो आपका रूटीन चल रहा था ऑलरेडी आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जो सेफली एक्टिव्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं एज विटामिन C एंड नाइसिनामाइड, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। व्हेन इट कम्स टू रेटिनॉल दो, जैसे अभी विंटर्स आ रहे हैं, रेटिनॉल अगर आप हफ्ते में 3 बार लगा रहे थे तो इस टाइम पे उसको स्लाइटली कम कर सकते हैं।
सकते हैं। आप इस टाइम पे उसको हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। अगर पहले 2 लगा रहे थे तो आप 1 बार कर सकते हैं। इस वाले फेज में आप रेटिनॉल थोड़ा सा घटा सकते हैं, बाकी चीजें एज इट इज कंटिन्यू रहेंगी। नंबर 2, इस टाइम पे आपका सन प्रोटेक्शन बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि आप अपनी स्किन को फॉर ग्रांटेड ले लें, आपको लग रहा है सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, आपको सन प्रोटेक्शन के लिए अभी भी उतना ही सिंसियर रहना है जैसे सारे फेजेस में रहना था। नंबर 3, इस टाइम पे इमीडिएटली स्टॉप यूजिंग एनी काइंड ऑफ इंटेंसिफाइंग एसिड्स विच आर टू पोटेंट। कोई भी आप ऐसे सीरियस पील्स करा रहे थे, कोई डीप पील्स करा रहे थे, लेजर्स करा रहे थे, उस तरह के ट्रीटमेंट सब आपको स्टॉप कर देने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली शादी से ठीक 15 दिन पहले तक। अगर आपको कोई ट्रीटमेंट्स कराने भी हैं, दोज शुड बी लाइक हाइड्रा फेशियल, दोज कुड बी LED लाइट थेरेपी सेशंस, वो सब आपकी स्किन के लिए फिर भी सेफ है, उसका डाउन टाइम कम होता है, कोई उसमें रिस्क नहीं होता। तो इस तरह के ट्रीटमेंट्स आप करा सकते हैं, बट नथिंग टू सीरियस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस यू हैव फॉर any kind of in-clinic procedures or treatments that you may want to undergo. See, when it comes to these kind of treatments, कई बार ऐसा होता है कि treatment in itself is not bad, but the timing that you chose for it is wrong. आपने भी देखा है कि रेटिनॉल लगाते हैं तो कई बार लोगों का पर्जिंग फेज होता है, तो अगर आपकी शादी ही 2 हफ्ते बाद है तो ऑब्वियसली आपको अभी रेटिनॉल नहीं स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज आप वो स्टेज के थ्रू नहीं हो सकते हो। और जब तक आप उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को, वो पूरी साइकिल फिनिश नहीं करने दोगे, वो अपना एक्चुअल इफेक्ट नहीं दिखा सकते आपकी स्किन पे। तो कोई ट्रीटमेंट्स का डाउन टाइम कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी में रिस्क कम होता है, कोई पर्जिंग से होकर जाता है, तो आपको उस हिसाब से टाइमिंग डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके लिए फिर ऑप्शन में नहीं रह जाते हैं। सो लेट मी टेल यू अबाउट दीज ट्रीटमेंट्स, बट विद द टाइमलाइन कीपिंग इन माइंड, ताकि आप ये चूज कर सकें कि आप अभी करा भी सकते हैं और हैव यू गॉटन टू लेट फॉर दैट। फर्स्ट वन इज हाइड्रा फेशियल। जैसे कि नाम से आप समझ ही पा रहे हैं, हाइड्रा फेशियल हाइड्रेशन के लिए होता है, स्किन में प्लम्पनेस और बाउंस के लिए होता है, इसलिए इसको आपको कराना चाहिए शादी से ठीक 1 या 2 हफ्ते पहले। उससे पहले करा के रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसका असर भी नहीं दिखेगा। आप ठीक 1 या 2 हफ्ते पहले कराइए ताकि उसका असर दिखाई पड़े। नंबर 2 इज LED लाइट थेरेपी। ये भी आप फाइनल मंथ में कराइए, जिस महीने में शादी है उससे 2 या 3 हफ्ते पहले कराइए। पूरे मंथ में आप 2 से 3 सेशंस उसके ले सकते हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है और इससे कोलेजन बूस्ट भी होता है। तो ये भी बहुत पहले कराने का मतलब नहीं है, सेम मंथ में आप 2 से 3 सेशंस इसके ले सकते हैं। The third treatment option that you have is glycolic and lactic acid peels, or what you call as superficial chemical peeling. ये थोड़ी हाई स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया। आपको एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, वो आपको 20 से 30% की स्ट्रेंथ का लैक्टिक या ग्लाइकोलिक एसिड पील सजेस्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, कितनी ड्राई या सेंसिटिव स्किन है, कितनी ऑयली या नॉर्मल या टॉलरेंट स्किन है, उस हिसाब से वो ग्लाइकोलिक या लैक्टिक के बीच का सिलेक्शन करेंगे। वो पील फिर आपको वहां पे दिया जाता है। नाउ ये ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव होता है, बट प्लीज इसे आप तभी करवाएं जब आपके पास कम से कम 2 महीने का टाइम है। अगर आपकी शादी ही अगले महीने है तो ये नहीं करना है। आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स तब मिलेंगे अगर आप कम से कम 2 मंथ्स का गैप दे सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर समवन हु इज गेटिंग मैरिड इन जनवरी, सो आप नवंबर में 3 सेशंस ले लीजिए, 2 या 3 सेशंस आप दिसंबर में ले लीजिए। फ्रीक्वेंसी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी नीड है, एंड देन जनवरी में उसका एक्चुअल ग्लो दिखेगा। लेकिन अगर अभी तुरंत कराते बैठेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज माइक्रोडर्माब्रेशन। दिस इज गुड फॉर पीपल जिनकी शादी जल्दी होने वाली है। सो आई वुडेंट से कि अगर आपकी शादी अगले 10 या 15 दिनों में है तो आज जाके करा लो। अगर सिर्फ 15 या 20 दिन बचे तो आप कुछ भी मत कराओ, जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दो, नो एक्सपेरिमेंट्स एट ऑल। बट फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी 30 दिन बाद है, नवंबर एंड में है या 4th वीक ऑफ नवंबर में है, तो आप 1st और 2nd वीक ऑफ नवंबर तक माइक्रोडर्माब्रेशन करवा सकते हो। इससे भी आपको विजिबली थोड़े टाइम के लिए रिजल्ट्स दिखाई पड़ेंगे, बट डू नॉट इंडल्ज इनटू इट अगर शादी में सिर्फ 2 या 3 हफ्ते बचे हैं तो। Treatment number 5 is microneedling. This is very, very effective for pigment as well as pigmentation, but do this only if you have minimum 2 months in hand. अगर short notice पे करना है तो प्लीज बिल्कुल ना करें, लेकिन अगर आपके पास 8 से 10 हफ्ते हैं तो आप बेशक इसको करवा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज लेजर्स। लेजर्स भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे कैरी द PIH रिस्क विद देम, स्पेशली फॉर द डार्कर स्किन टोन्स। इसलिए मैं इसको कभी रेकमेंड नहीं करती हूँ फॉर पीपल हु हैव वेरी डार्क स्किन। ठीक है, तो अगर आपको अदरवाइज, अगर आप फेयर हैं, वीटिश हैं, अगर आपको फिर भी करवाना है तो मिनिमम आपके पास 12 हफ्ते तो होने ही चाहिए, यानी 3 महीने का गैप तो होना ही चाहिए। अगर शादी में 3 से 4 महीने का गैप है तो आप बेशक करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े पास आ चुके हैं तो फिर ना कराएं। और अगर आप बहुत ज्यादा डार्क स्किन फैमिली से हैं तो भी आप थोड़ा, आई वुडेंट से कि करा नहीं सकते, बट देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क। आई मीन, आई वुडेंट advise this from my side. I think you need to get into consultation with an experienced dermat who would recommend to you the
राइट थिंग। बट जितना अभी तक मैंने पढ़ा है, समझा है, स्टडी किया है, मेरी नॉलेज से जो एज इट इज था, मैं विदाउट शुगर कोटिंग मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अप इज फिलर्स एंड बोटॉक्स। अगर फिलर्स आपको कराने हैं तो आप शादी से 3 या 4 हफ्ते पहले करा सकते हैं। अगर बोटॉक्स आपको कराना है तो मिनिमम 2 वीक्स पहले आपको कराना होता है, बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स नीड दैट सेटलिंग टाइम। तो इसलिए आप इमीडिएट तो नहीं करा सकते हो, बट बोटॉक्स में थोड़ा कम टाइम लगता है सेटल डाउन होने को, बट फिलर्स को एटलीस्ट 4 से 5 हफ्ते तो चाहिए। तो अगर 1 महीने से कम का गैप है तो डू नॉट गेट योर फिलर। ये बात हो गई एक्सटर्नल स्किन केयर की। अब बात करते हैं इंटरनल स्किन केयर की। अपने सिस्टम में आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं टू मेक श्योर दैट यू आर ग्लोइंग फ्रॉम द आउटसाइड। सबसे पहले बात करते हैं फूड की। नींद के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको अच्छी देर के लिए सोना है, स्ट्रेस फ्री नींद आपको लेनी है। लेकिन बात करें अगर फूड की, सबसे पहली चीज आपको विटामिन सी रिच फूड्स खाने स्टार्ट करने हैं। जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, देयर इज आंवला, देयर इज ऑरेंजेस, देयर इज स्वीट लाइम, ये जितने भी सारे सिट्रसी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, इससे विटामिन सी मिलता है। इससे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है कम होता है। पूरी बॉडी की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ फेशियल स्किन की बात नहीं कर रही हूँ, बॉडी स्किन की भी बात कर रही हूँ। नेक्स्ट अप आपको गट फ्रेंडली खाना, यानी कि जिसमें प्रोबायोटिक्स वगैरह का कंटेंट ज्यादा रहता है, कर्ड हो गई, इस तरह की चीजें, जिससे आपका गट कूल डाउन रहेगा, आपका डाइजेशन बेटर रहेगा, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लो करेगी। नंबर 3 इज जिंक। अगर आपको स्पेशली एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम है तो जिंक फूड्स आपको इनटेक करने हैं, जैसे कि पंपकिन सीड्स में जिंक होता है, तो उससे आपकी एक्ने कंट्रोल भी होती है एक तरीके से। और जैसे कि मैं बात करी थी बेटर डाइजेशन की, तो उसके लिए जैसे आपको प्रोबायोटिक वाला फूड्स खाने हैं, जैसे कि कर्ड मैंने बताया, इडली डोसा, फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं, जैसे उस तरह का हल्का फूड के साथ साथ आप रफिज भी लीजिए, थोड़ा फाइबर लीजिए, आप थोड़ा फ्रूट्स के, आपको जूसेस नहीं पीने हैं, फाइबर के साथ चाहिए, तो इसलिए फ्रूट्स, होल फ्रूट आपको खाना है। आप ऐसे सैलेड्स और फ्रूट्स और ऐसा खाना खाइए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, ताकि आपके डाइजेशन सिस्टम पे कम लोड पड़े उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसका भी काफी फर्क पड़ता है। वाटर इनटेक भी अपना आप बेटर कीजिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे किडनी पे प्रेशर पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं है कि 10-10 लीटर पीना है, लेकिन एक मिनिमम टारगेट सेट कर लीजिए कि अब जैसे विंटर्स है, प्यास नहीं लगेगी आपको, तो आपको खुद को याद दिलाना पड़ेगा एटलीस्ट 3 से 4 लीटर तो हर दिन में पीना ही पीना है, भले ही सर्दियां आ गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कंज्यूम करना है प्रोटीन। कोशिश कीजिए आपकी हर मील में प्रोटीन हो। तो प्रोटीन के दोनों तरफ से फायदे होते हैं, बॉडी टोनिंग में भी हेल्प मिलती है, बोन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग होती हैं, प्रोटीन का इंटेक हाई रहेगा, वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और फेशियल स्किन पे भी उसका अलग प्रभाव देखने को मिलता है। स्पेशली अगर अभी आप में से कुछ ब्राइड्स ऐसी होंगी जो वेट लॉस कर रही होंगी, तो प्रोटीन बढ़ाने से आपकी जो एक्सेस क्रेविंग्स होती हैं, जो अननेसेसरी की भूख होती है, वो भी कर्ब होती है। तो कोशिश करें कॉन्शियसली अपने मील्स में प्रोटीन आप इंक्लूड करें। उसमें दाल्स हो सकती हैं, उसमें पल्सेस, डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस, देयर इज स्प्राउट्स, देन देयर इज एग्स, देन लेग्यूम्स होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज, डिफरेंट तरह के बीन्स हो सकते हैं, राजमा एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप पनीर का इंटेक, प्रोटीन का इंटेक भी बढ़ाइए इस टाइम पे। नेक्स्ट अप इज ओमेगा 3 फैट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन है, क्योंकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो फिश वगैरह खाते हैं, सी फूड खाते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है मेरी तरह, तो ओमेगा 3 फैट्स के आप जो उनके सप्लीमेंट्स आते हैं वो ले सकते हैं। या फिर आप नेचुरल फूड सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो जो वॉलनट्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, वहां से भी काफी सारा ओमेगा 3 हमको मिलता है। ये बात हो गई उन फूड्स की जो आपको खाना है। कौन सा फूड आपको नहीं खाना है, या एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई टू लिमिट देयर इनटेक। नंबर 1, शुगरी फूड्स। प्लीज, शुगर इन जनरल भी काफी खतरनाक होती है। आई नो कि शुगर एडिक्ट्स के लिए काफी मुश्किल है छोड़ना, मैं खुद उस चीज से गुजर रही हूँ, सो आई नो राइट नाउ, आई नो द पेन ऑफ द स्ट्रगल, बट फिर भी करना ही है, क्योंकि वो बॉडी के लिए भी अच्छा है, बीमारियों से भी बचाएगा, और स्किन के लिए भी अच्छा है। तो शुगर से दूर रहना है। अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑफ कोर्स दिस विल हार्म यू, उससे भी दूर रहना है। एंड नंबर 3, अगर आपको एक्ने पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम है तो कुछ टाइम के लिए आपको डेयरी से भी परहेज करना है। डेयरी रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। तो अगर आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जनरली आपको सप्लीमेंट्स गुड हेल्थ के लिए कंज्यूम करने हैं जिसका असर आपके स्किन पे भी पड़े, तो मार्केट में काफी सारी चीजें आजकल लोग ले रहे हैं। लोग मरीन कोलेजन लेते हैं, लोग साथ में जो गर्ल्स हैं मल्टीविटामिन्स भी लेती हैं, स्पेशली अगर 30s में है अभी आप, तो मल्टीविटामिन्स लेते हैं। फिर बायोटिन आता है, वो भी बालों के लिए रेकमेंड किया जाता है। उसके अलावा कोलेजन पेप्टाइड्स भी रेकमेंड करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बायोटिन एंड कोलेजन पेप्टाइड्स, उन पे उतनी अभी स्टडीज नहीं हुई हैं कि ये प्रूव हो सके कि जो आप ओरली इंटेक कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ दीज सप्लीमेंट्स एंड ऑल, वो किस हद तक असर कर रहे हैं आपकी स्किन के लिए। तो ऐसे में जो सेफ, जिसके बारे में मैंने काफी इनफ रिसर्च करा है, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, बिकॉज इवन मेरे फादर को काफी नॉलेज है इस फील्ड में, वेलनेस एंड न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स वगैरह में पिछले 25-30 साल से वो इस इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जितना मुझे उस तरह से अपने खुद के लिए जो मुझे ठीक लगता है, इस ओमेगा 3 जो मैं ज़रूर कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि उससे मेरी ओवरऑल जो हेल्थ है ना, मेरे नेल्स से लेके मेरे बाल, मेरा फेस, मेरी बॉडी, हर चीज़ पे वो असर करती है। जॉइंट हेल्थ से लेकर हर चीज़ के लिए वो असर करती है, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो ओमेगा 3 फैट्स ऐड कर सकते हैं आप, और मल्टीविटामिन्स ऐड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू, कई लोग विटामिन सी के या डी के भी सप्लीमेंट्स लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका अगर विटामिन डी का सन का बिल्कुल ही एक्सपोजर नहीं है तो विटामिन डी भी लेना पड़ सकता है। विटामिन सी अगर आपको लगता है कि आप डाइटरी सोर्सेज से पूरा कर ले रहे हैं तो उसके अलग से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। सो मार्केट में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू इंक्लूड, बट आई वुड से स्टार्ट विद ओनली 1 or 2 basic things. If you're going to overdo it, you will never know which is working and which is not, and in case something backfires, how will you even understand कि what was it that did not suit your system. Coming to few of the lifestyle changes now, आपने ये ध्यान रख लिया कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, क्या ट्रीटमेंट कराना है, कितना सोना है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। कुछ छोटी छोटी बातों का आप और ध्यान रखिए। वर्कआउट अगर आप कर सकें, इवन तो अगर आप वेट लॉस नहीं भी कर रहे हैं तो भी अगर आप दिन में 30 मिनट्स वर्कआउट करेंगे, उससे स्वेटिंग होगी, टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, उससे भी एक फ्लश ऑफ ग्लो हमको मिलता है एंड कॉर्टिसोल लेवल्स हमारे गिरते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बाद हाइजीन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली आपको शावर लेना चाहिए ताकि क्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं तो फिर बैक एक्ने, ये वो 10 चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप अपना फेस भी वॉश करिए ठंडे पानी से, आप पूरा शावर लीजिए एक बार वर्कआउट के बाद, इससे आपकी पूरी हाइजीन मेंटेन होती है। दूसरी बात, जब आप अच्छी सी नींद लेते हैं, अच्छा सा खाना खाते हैं और स्ट्रेस नहीं लेते हैं, उससे कॉर्टिसोल गिरता है, जिससे आपकी स्किन को ही नहीं पूरी बॉडी को ओवरऑल फायदा होता है। लेकिन अगर आपने उल्टा किया, अगर आप स्ट्रेस वगैरह ज्यादा ले रहे हैं तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल बढ़ने से आपका वेट गेन भी होगा, आपको एक्ने भी आएंगे। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि कॉर्टिसोल बढ़ने से सीबम की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है स्किन के अंदर, उससे पोर क्लॉगिंग होती है, उससे एक्ने पिंपल्स भी होते हैं। सो कॉर्टिसोल बढ़ना सिर्फ आपकी नींद या वेट से उसका रिलेशन नहीं है, स्किन की हेल्थ से भी उसका रिलेशन है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। खुश रहिए, अच्छा खाइए, बहुत सारा सोइए एंड हंसने के बहाने ढूंढिए। इवन आप में से कोई लड़कियां ऐसे एनवायरनमेंट में भी हो सकती हैं जहाँ पे आसपास बहुत नेगेटिविटी है, जजमेंट है, आपकी खुद की फैमिली में भी हो सकता है, या आप जहाँ जा रही हैं वहाँ भी हो सकता है। तो बहुत ऐसे लोग चाहते ना चाहते हुए हमें घेरे होते हैं डे टू डे बेसिस पे, जब हमारे लिए खुश रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब हमारा मूड बात बात में अपसेट हो जाता है, लोग हमें ट्रिगर कर देते हैं, हमको एंजाइटी होती है, हमको टेंशन होती है, लोग हमारा दिमाग खराब कर देते हैं, शादी पास आ रही है, ये करना है, वो करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खुद के चीयर लीडर बने। आप एक ऐसी संगति से जितना हो सके दूर रहें कि जिनका इतना नेगेटिव आप पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि स्किन को ही नहीं आपके दिमाग को भी खराब कर रहा है। तो खुश रहना एक चॉइस है, तो आप ये एक मसल की तरह है, उसको बिल्ड करना पड़ता है। मैं भी सीख रही हूँ धीरे धीरे। सो द सेम एडवाइस आई एम शेयरिंग, आई नो इट माइट बी अननेसेसरी बट आई एम जस्ट शेयरिंग इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. Try to consciously choose happiness every single day when you wake up. When you wake up and when you go to bed, your face should have a wide smile. हंसिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, सब अच्छा होगा, आपकी शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी. ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड. आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई, सो लेट मी zip it up now. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.